सन 2021 का ये यूपी टेट प्राइमरी का एक पेपर है। इसमें चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि से पहला पेपर जो 30 नंबर का आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। इसे चलिए सॉल्व करते हैं। आप भी सॉल्व करके देखिए आपके कितने इसमें स्कोर बन रहे हैं, कितने आपके क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं। सॉल्व जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइए, अब जितने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाइए PYQ MCQ, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो PYQ ही है के क्वेश्चन ही उसमें आते हैं। तो जितने हम सॉल्व करेंगे उतने हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और हमारे एक अच्छे स्कोर भी एग्ज़ाम के सब्जेक्ट में बन जाएंगे। इसका चलिए पहला क्वेश्चन पूछा था कि कोहलर निम्नलिखित से किससे संबंधित है। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, कि अधिगम के सिद्धांत से, कि व्यक्तित्व के सिद्धांत के, कि विकास के सिद्धांत से। तो इसका सही आंसर होगा, कोहलर आपने पढ़ा होगा, तो कोहलर का संबंधित है अधिगम के सिद्धांत से। इसका सही आंसर ये है पहला। दूसरा है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है। तो 15, 10, 12, 14। तो आप जानते ही हैं इनकी सिद्धांत की संख्या थी 14, मूल प्रवृत्ति 14 थी। तीसरा क्वेश्चन है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किससे शिक्षण हेतु किया जाता है। मानसिक उद्वेलन बता रहा है समझ, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, अनुप्रयोग। तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग शिक्षण हेतु किया जाता है सृजनात्मकता, इसका सही आंसर होगा तीसरा। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है कि किसने कुत्तों पर एक विषय था जिसका प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। तो स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलॉव। तो आप जाने होंगे थॉर्नडाइक का तो बिल्ली था, ये कुत्ता पावलॉव का था। अगला क्वेश्चन है पांचवा मौलिकता, नवनीयता, प्रवाह निम्न के किसके घटक हैं। बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता। आप हमारे YouTube चैनल के इसी शॉर्ट्स में जा सकते हैं, उसमें देखेंगे, उसमें मैंने बताया हुआ है। सारे क्वेश्चन मैं डालती रहती हूँ जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते रहते हैं टेट से रिलेटेड। उसमें मैंने आपको बताया है कि इसका सही मौलिकता, नमनीयता, प्रवाह, ये सब के सृजनात्मकता के, ये सब सृजनात्मकता के घटक होते हैं। युजुत्सा पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि युजुत्सा है एक मूल प्रवृत्ति है, कि एक चिंतन है, कि एक संवेग है, कि एक कल्पना है। तो आप बताइए युजुत्सा क्या है। युजुत्सा मैकडूगल ने बताया युजुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है, इसका सही आंसर पहला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, समायोजित परिवेशजन्य तत्व। तो आप बताइए इसका क्या होगा। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन हो सकते हैं। आर्थिक, क्या हमारा पैसा रुपया हमारे समाज को प्रभावित करता है। बालक के समाज को, हमारे समाज को नहीं, बालक के समाज की बात कर रहा है। वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, इसका सही आंसर होगा चौथा, सामाजिक परिवेशजनक तत्व। बालक के सामाजिक विकास की बात कर रहा है, ये हमारे सामाजिक विकास की बात नहीं कर रहा। बालक का सामाजिक विकास को क्या प्रभावित कर सकता है। आर्थिक, हमारा पैसा रुपया उसके आर्थिक, बालक के विकास, सामाजिक विकास उन्हें प्रभावित कर सकता है। वंशानुगत नहीं, शरीर भी नहीं, समाज परिवेश, जो समाज में जैसा हमको परिवेश बच्चों को मिलेगा वो उनके बालक के विकास को प्रभावित करेगा। अगर गाली देने वाला परिवेश मिलेगा तो बच्चे गाली देने वाले बनेंगे। अच्छा अगर परिवेश समाज का मिलेगा तो बच्चे एक IAS भी बन जाएंगे। शारीरिक विकास एक प्रमुख नियम निम्नलिखित में कौन सा है। शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना संवेग विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम। अब शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम क्या है। ये द्रुतगामी विकास का नियम होता है। इसके आप YouTube पे डाल के आप देख सकते हैं कि द्रुतगामी विकास का नियम, शरीर से विकास का नियम। तो ये द्रुतगामी विकास का नियम आप ये समझ लिए होता है कि हमारा जो विकास होता है
बहुत से क्वेश्चन बनाए कि हमारा विकास होता है जो सर से पैर की तरफ होता है, पैर से कि सर की तरफ होता है, अंदर से बाहर कि बाहर से अंदर की तरफ होता है। ये शारीरिक मानसिक विकास होता है। इससे रिलेटेड दूरगामी विकास डाल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास, क्या पता द्रुतगामी विकास का शारीरिक विकास न करके द्रुतगामी विकास का नियम क्या है पूछ ले, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है। परस्पर संबंध का ये होता है, समान प्रतिमान के ये भी होता है, निरंतर विकास का ये भी। विकास का सिद्धांत अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि 10वां, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन, ये परिभाषा से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं। जैसे अधिगम से परिभाषा पूछता है, बुद्धि से पूछता है, तो ये विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन दिया है किसने? गैसेल ने, डगबल और हॉलैंड ने, मेरेडिस ने कि हॉरलॉक ने। ये कथन हॉरलॉक का है। ये विकास से समय पहले ही चैप्टर से पूछा है। पहला चैप्टर जो मानव के विकास की अवस्थाएं हैं उससे देखिए, पहले ही चैप्टर से है ये। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर कल्पना, चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण। ये स्मृति नहीं, इसका सही आंसर प्रत्यक्षीकरण है। अगला क्वेश्चन है 12वां, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिमान किसने दिया था? सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिमान किसने दिया था? कोहलर, गेस्टाल्ट, थॉर्नडाइक, पावलोव। तो इसका सही आंसर है ये तीसरा, थॉर्नडाइक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। बुद्धि से क्वेश्चन है कि औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। औसत बुद्धि वाले 70 से 79, 110 से 114, 90 से 109, 80 से 89। तो आप बताइए इसका क्या औसत बुद्धि वाले? हम लोग औसत बुद्धि में जो टेट परीक्षा दे रहे होंगे, जो टेट पास कर ले जाएंगे, वो औसत बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। 90 से 109 इसका सही आंसर हो तीसरा, औसत बुद्धि। IQ लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन विल बी बिटवीन 90 to 109। निम्नलिखित में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक है? तो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? कैटल, स्किनर, बर्नन, थॉर्नडाइक। कैटल ने दिया था ये क्रिस्टलीय बुद्धि के। क्रिस्टलीय से आप समझ सकते हैं, क्रिस्टलीय से कैटल, इसका आंसर कैटल होगा। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत का प्रतिमान किसने दिया है? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिमान हल, स्किनर, हेगार्टी, थॉर्नडाइक। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिमान किसने दिया है? हल, स्किनर, हेगार्टी। इसका सही आंसर है स्किनर। हम देखिए ब्लूप्रिंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ब्लूप्रिंट पे हम एक वीडियो बना देंगे। ब्लूप्रिंट क्या है? ये ब्लूप्रिंट हमने पढ़ा हुआ था तीसरे BTC के तीसरे सेमेस्टर में। कोई था मापन मूल्यांकन से था, उसी पेपर में था ब्लूप्रिंट। परीक्षण निर्माण, परीक्षण अंकन, परीक्षण प्रशासन, परीक्षण वैधता। ब्लूप्रिंट है परीक्षण निर्माण की एक ढांचा होता है। ब्लूप्रिंट एक परीक्षा जैसे प्रश्न पत्र बना, प्रश्न पत्र निर्माण का एक ढांचा होता है। इसका सही आंसर होगा पहला, परीक्षण निर्माण, मतलब परीक्षा टेस्ट के लिए। तो ये एक प्रश्न पत्र निर्माण का एक ढांचा होता है। अब ढांचा क्या ढांचा होता है कि किस पेपर से, मतलब किस लेवल के और कितने क्वेश्चन बनेंगे। जैसे लघु, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, विस्तृत उत्तरी जो प्रश्न बनते हैं, वही एक ढांचा होता है, उसी को ही ब्लूप्रिंट कहते हैं। एक भाषा में ब्लूप्रिंट कहते हैं। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न से किसने दिया था? ब्रूनर, स्किनर, कोहलर, पियाजे। तो विकास में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसने दिया था? 4 अवस्थाएं थी पियाजे की।
मूर्त, अमूर्त, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये चारों में से एक किसने दिया है? पियाजे। पियाजे से यही पूछता है, ये 4 अवस्थाओं में एक देता है, पूछता है किसने दिया है, तो पियाजे का है। चारों सिर्फ ये याद कर लें, तो यूपी टेट में अक्सर देखते हैं यही पूछा है। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसने मापन में किया था? MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसने मापन में किया था? तो व्यक्तित्व में, सृजनात्मकता में, संप्राप्ति में, बुद्धि में। तो इसका सही आंसर होगा बुद्धि, इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप समझेंगे कि किस लेवल के किस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट में बनते हैं। और जितने हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके देखिए कैसा बाल विकास पूछा है। आपको अभी कितना इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, आपका कौन सा टॉपिक तैयार है, कौन सा नहीं तैयार है, इससे सॉल्व करने से आपको ये पता चल जाएगा। और किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन आया है आप देखिए कैसा पूछा है। अधिगम से देखिए क्या क्वेश्चन पूछा। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता, रुचि। तो क्या अधिगम के लिए सर्वाधिक आवश्यक है? जब हमारी रुचि रहेगी तभी हम सीखेंगे, तभी हम पढ़ने बैठते, अन्यथा हम कभी नहीं पढ़ने बैठ। अभिप्रेरणा, प्रेरित होकर पढ़ने कभी नहीं बैठते। परिपक्व हो जाएंगे हम, छोटे रहते नहीं पढ़ने, जब बड़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे। बड़े होने से और कोई नहीं पढ़ता। जिसके अंदर रुचि होगी वही कोई काम कर सकता है, जिसमें जिसकी रुचि हो। पढ़ाई ही एक रुचि का साधन नहीं है। रुचि में बहुत चीज़ें होती है, जिसमें रुचि होती है आदमी अपनी प्रतिस्पर्धा करता है, उसमें परिपक्व होता है, उसको पार कर ले जाता है। शैशव काल का समय है 12 से 18 वर्ष। हमने देखे पिछले वीडियो में बताया था कि विकास की अवस्थाओं से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। हमारे इसी यूट्यूब पर चैनल पर हमने डाला है कि बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उससे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। आप देखिए उसमें मेरे वीडियो में है, इसमें तो पूछा है 12 से 18 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। इसका सही आंसर होगा जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था शैशव अवस्था मानी जाती है। 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था मानी जाती है। 12 से 18 वर्ष तक शैशव किशोरावस्था मानी जाती है। और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद की अवस्था प्रौढ़ावस्था होती है। तो इसमें किशोरावस्था पूछा है तो 0 से 6 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहता थे कि अधिगम क्या है? कोहलर अपने सिद्धांत क्या सिद्ध करना चाहता है? अधिगम समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण है। मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है। जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है। जानवर कब से मनुष्य श्रेष्ठ होने लगे? जानवर को बुद्धि ही नहीं होती। एक स्वतंत्र क्रिया है, एक स्वतंत्र क्रिया है। ये क्या कोहलर सिद्ध करना चाहता? अधिगम क्या है? स्वतंत्र क्रिया है कि ये समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण है। का सही आंसर होगा 21 का ए। किसने पाठ योजना की पंचपदरी प्रणाली किसने दी है? पंचपदरी प्रणाली जॉन डीवी। ये कहाँ से देने लगे? तो शिक्षा से थे। शिक्षा द्विमुखी होती है, एक मुखी होती है, जॉन डीवी बताए हैं। ब्लूम, किलपैट्रिक, हर्बर्ट। पंचपदरी प्रणाली क्या है? पंचपदरी प्रणाली ये आप भी पढ़िए। पंचपदरी प्रणाली से 5 पद क्या हैं इसका भी आपको याद होना चाहिए। ये हर्बर्ट इस हर्बर्ट ने दिया है। पंचपदरी 5 पद क्या है उसको भी आप याद कर लीजिएगा। पंचपदरी प्रणाली यूट्यूब पे डाल के देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ग्रंथियों का आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? क्रेस्मर, स्प्रेंजर, कैनन, जुंग। इसका सही आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो क्रेस्मर ने की थी। व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेस्मर ने की थी। देखिए एक क्वेश्चन सृजनात्मकता से इसका अवश्य रहता है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन क्रो एंड क्रो का है। सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता के घटक 4 घटक हैं, इसको पढ़ के जाइएगा। सृजनात्मकता की परिभाषा 3-4 मनोवैज्ञानिक ने दिया है। सृजनात्मकता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पढ़ के जाए स्रृजनात्मकता से ये क्वेश्चन अवश्य ही रहते हैं पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 25वां। आप अपने स्कोर समझ ही रहे होंगे कितना हमारा तैयार है।
बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है जन्मजात क्षमताओं का फलस्वरूप, व्याकरण से प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप। तो आप इसमें बताइए बीएफ स्किनर के बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। अगला क्वेश्चन है मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकार ने मूल प्रवृत्ति कितनी है? 14 है। किसने बताया? मैकडूगल ने। तो इसमें करना क्या है? ड्रेवर, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, मैकडूगल। सही आंसर है मैकडूगल। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसने किया? परिभाषा थे। कितने क्वेश्चन अब तक मिले? 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन श्योर हैं। जितने भी बाल विकास के जितने भी टॉपिक हैं उनसे ये 3 क्वेश्चन परिभाषाओं से ही पूछता है। नॉम्बिल, मैकडूगल, मन और रास, ये रास का कथन किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अवधान, रुचि, स्मृति, विस्मृति, इस सब से परिभाषाओं से एक जैसे सब टॉपिक से एक परिभाषा रहता है, उसे पूछा किसने दिया है? तो ये रास का है। निम्नलिखित में से किसने नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ? क्रोनको, डुअर्स, रास, गाल्टन। सूजन शास्त्र के पिता गाल्टन है। इसका सही आंसर होगा गाल्टन। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हुए तो हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इसका क्या आंसर सही होगा? 20 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हिंदी में एस जलोटा का परीक्षण आपने पढ़ा होगा। एस जलोटा का परीक्षण क्या था? एस जलोटा का परीक्षण आप पढ़ेंगे बुद्धि में। आप इंटेलिजेंस बाल विकास की जब एक चैप्टर है इंटेलिजेंस में जाएंगे तो इंटेलिजेंस से या तो ये क्वेश्चन परिभाषाओं से पूछता है या तो ये जलोटा वलोटा है, इनके और 2 वैज्ञानिक हैं, इनके बुद्धि परीक्षण से क्वेश्चन रहते हैं। तो यस जलोटा बुद्धि भी बहुत इंपॉर्टेंट। इससे क्यों देखिए, एक बुद्धि लब्धि से औसत बुद्धि लब्धि से एक क्वेश्चन मिला है, एक बुद्धि ये जलोटा के तहत परीक्षण 2 क्वेश्चन बुद्धि से ही है। तो इसका होगा अशाब्दिक बुद्धि। जो जलोटा का परीक्षण था वह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। इसका सही आंसर ये होगा। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्टर्न, बर्नर, स्पीयरमैन। तो ये इसका सही आंसर स्पीयरमैन। ये बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत ये अक्सर यूपीटेट के एग्जाम में पूछता रहता है हमेशा। बुद्धि आप देख ही लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, इतना इंपॉर्टेंट है टॉपिक है ये। इससे 3 क्वेश्चन पूछा। एक औसत बुद्धि से आपको इसी पेपर में क्वेश्चन मिला है, एक आपको मिला है कि 12 से 18 जलोटा का परीक्षण किससे संबंधित था, एक देखिए द्विकारक सिद्धांत कितने दिए। तो आपको एक चैप्टर से 3-3, 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिले। अगर आप वही तैयार कर लीजिए, जितना आपको तैयार होना आप कर पा रहे हैं, जितने चैप्टर आप कंठस्थ कर लीजिए। तो 2-4-6 चैप्टर तैयार नहीं हो पा रहे हैं यूपीटेट में, आपके पास समय नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए। जितना भी आप टॉपिक तैयार कीजिए, आपका एकदम उस टॉपिक पे कमांड हो तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं आपको सब टॉपिक तैयार है, आप एक भी टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 3 में से तीनों गलत कर रहे हैं तो आपके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं हो। 3 में 2 गलत करें तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप यूपीटेट के एग्ज़ाम में उतना करिए जितना उतना तैयार कीजिए जितना आप 100% श्योर हों, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठने पर इतना प्रेशर रहता है कि अगर आप श्योर नहीं होंगे तो आपके साथ ये श्योर होगा कि आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। जितना आपके पास हो सके आप उतना ही आप 100% श्योरिटी के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाइए, क्योंकि सब पढ़ने जो आप पढ़ेंगे, हम सब पढ़ें, सब हमको तैयार है, लेकिन इतना एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन होगा कि आप श्योर नहीं 100% श्योर नहीं होंगे तो एग्ज़ाम में इतना प्रेशर रहता है, इतने क्वेश्चन इसमें गलत होने के चांसेस रहते हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा हम इतना पढ़े थे और मेरा क्यों नहीं हो पाया।
मेरा इस 30 में मेरा 22 नंबर कैसे आया, मैं जानते हुए भी, बहुत लोग कहते हैं ना जानबूझ के मेरा गलत हो गया, तो जानबूझ के गलत नहीं होता है, जानबूझ के आप 100% श्योरिटी आपके पास नहीं होती, इसलिए आप किसी सब्जेक्ट में कम कर पाते हैं। और रही बात पाँचों सब्जेक्ट में टेट की, पाँचों सब्जेक्ट देखिए किसी का मजबूत, आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी का मजबूत, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट की इंटरेस्ट हो, जो मजबूत हो, उसमें 30 में तो 30 करिए, 30 में 30 नहीं तो 28 करिए, 29 करिए। जिसमें नहीं आपको, जैसे मेरा मैथ ही नहीं था, मैंने मैथ में नहीं, लेकिन और सब्जेक्ट में मैंने 27 किया, 28 किया, तो ये होना चाहिए। जो सब्जेक्ट नहीं मजबूत है उसमें अगर आप 30 में 15 भी पाते हैं तो कोई मुश्किल की बात नहीं, क्योंकि आपका उसमें नहीं भाई आपको नहीं आता, आप समय दिए, आधा घंटा 1 घंटा उसको दिए, हर सब्जेक्ट की अपेक्षा बहुत ही कम दिए, 1/4 टाइम भी नहीं दे पाए। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका हो, आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको समझ में आए, उसमें तो आप 30 में 30 करिए, करके देखिए, नहीं हो तो बताइए।